नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एसी चलाने के कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जिन्हें अपनाने के बाद आपका बिजली का बिल लगभग आधा रह जाएगा। जिस रफ्तार से साल दर साल गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है, उसको देखकर लगता है कि आने वाले समय में एक 7,000 रुपये महीना कमाने वाला व्यक्ति भी अपने लिए रोटी का इंतजाम बाद में करेगा, पहले अपने घर में एसी लगाने का जुगाड़ करेगा। क्योंकि कुछ सालों बाद एसी के बिना आप जीवन जीने की कल्पना तक नहीं कर पाएंगे। और इस चक्र को भी हमारा दुर्भाग्य ही समझिए कि जितने ज़्यादा एसी लगते चले जाएंगे, गर्मी भी उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि कमरे को ठंडा करने के बाद बची हुई गर्मी को तो एसी को आखिर बाहर ही फेंकना पड़ेगा। मैंने अक्सर ये नोट किया है कि जिनके घरों में एसी है, उनमें से 70% लोग ऐसे हैं जिनको एसी को प्रॉपर तरीके से चलाने की जानकारी ही नहीं है। क्योंकि जब तक आप किसी मशीन के काम करने के बेसिक प्रिंसिपल को नहीं समझते हैं, तब तक आप उस मशीन से उसका बेस्ट परफॉर्मेंस कभी ले ही नहीं सकते। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वन बाय वन सारे पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो यहाँ मैं बिल्कुल डीप में जाकर एसी का वर्किंग प्रिंसिपल आपको नहीं बताने वाला हूँ। बस इतना समझ लीजिए कि जो आपका बिल आता है वो इस पर डिपेंड नहीं करता कि आपका एसी कितनी देर चला है, बल्कि इस पर डिपेंड करता है कि आपके एसी का कंप्रेसर कितनी देर चला है। कुछ लोगों के मन में एक धारणा बनी हुई है कि टेम्परेचर को जितना ज़्यादा डाउन करेंगे, एसी आपके रूम को उतना ही जल्दी ठंडा करेगा और ज़्यादा ठंडा करेगा। आपने देखा भी होगा कि अक्सर जब भी लोग एसी ऑन करते हैं, उसको सबसे पहले लोवेस्ट टेम्परेचर 16 डिग्री पर लेकर आते हैं कि मुझे तो बस अभी के अभी मेरा कमरा ठंडा चाहिए। बस आप यहीं से गलती की शुरुआत कर देते हैं। एक बात अपने दिमाग में डाल लीजिए कि टेम्परेचर कम करने से एसी की ठंडा करने की स्पीड का कोई लेना देना नहीं है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर 42 डिग्री है और एक स्टैंडर्ड साइज का आपका बेडरूम है, और उसको अगर आप ठंडा करने के लिए अपने एसी को 25 डिग्री पर चलाते हैं, तो लगभग 2 घंटे एसी चलने के बाद आपके कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री पर आएगा। और इस बीच आपके एसी का कंप्रेसर तब तक लगातार चलता रहेगा जब तक कि आपके कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री ना हो जाए। इसमें अंदाजन 2 घंटे लगते हैं, या 2 घंटे 2.5 भी हो सकते हैं और 1.5 भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन से फ्लोर पर रहते हैं। 25 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है वो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है, और आप इस टेम्परेचर में ना तो आपको सर्दी का एहसास लगेगा, ना ही गर्मी का एहसास होगा। एक नॉर्मल सा टेम्परेचर आपको फील होगा। और एक बार कट होने के बाद कंप्रेसर दोबारा तब ऑन होगा जब कमरे का तापमान वापस 26 डिग्री पर पहुंचेगा। और अगर नॉर्मल कमरा बंद है तो लगभग 25 से 30 मिनट लगते हैं कंप्रेसर को वापस ऑन होने में। इस बीच में कंप्रेसर को लगभग आधे घंटे का रेस्ट मिल गया, वह ठंडा हो गया। अब उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो और अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी। ओवर हीटिंग की वजह से जो पावर लॉस हो रहा था वह भी अब कम हो जाएगा, क्योंकि अक्सर हीट होने पर पावर लॉस बढ़ जाता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर कमरे के बाहर का तापमान 42 डिग्री है और आप अपने एसी को 16 डिग्री पर सेट कर देते हैं, तो आपके एसी का कंप्रेसर लगातार 10 घंटे चलने के बाद भी स्टैंडर्ड साइज के कमरे के तापमान को 16 डिग्री पर नहीं ला पाएगा, लेकिन आपको जाहिल लोगों की कैटेगरी में ज़रूर ले आएगा। क्योंकि 16 डिग्री पर चलाने वाले इन्हीं जाहिलों की वजह से ही आज बाहर का तापमान 49 डिग्री हो गया है। आप जब भी एसी चलाएं, एसी के टेम्परेचर को 25 डिग्री पर सेट करें, और उसके साथ में आपका जो नॉर्मल सीलिंग फैन लगा हुआ है उसको 1 या 2 नंबर पर ज़रूर चलाएं। क्योंकि अगर आप एसी के साथ सीलिंग फैन यूज़ नहीं करते हैं तो आपको ठंड का एहसास तब तक नहीं होगा जब तक आपका पूरा कमरा 21-22 डिग्री तक चिल्ड ना हो जाए। और अगर आप साथ में सीलिंग फैन यूज़ करते हैं तो यह फैन एसी की ठंडी हवा को पूरे कमरे में सर्कुलेट करेगा और आपको शुरुआत से ही ठंडक का एहसास देगा। चाहे विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी, उसका आउटडोर एरिया वह एरिया होता है जहां से उसकी हीट बाहर निकलती है। तो जहां से एसी की हीट निकलती है वहां पर आपको खास ध्यान रखना है कि उसके आसपास, उसके सामने कपड़े वगैरह नहीं सुखाने हैं। गर्म हवा को बाहर निकलने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरर कंपनी का स्टैंडर्ड लेवल जो है वह 3 मीटर का होता है, यानी कि एसी के आउटडोर के सामने लगभग 3 मीटर तक खाली जगह होनी चाहिए, और उसके पीछे कम से कम 1 फीट के आसपास खाली जगह आपको छोड़नी चाहिए। और भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट लेने के लिए अगर पॉसिबल हो तो आप एसी के आउटडोर को ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर छाया आती हो।
गर्मियों के दिनों में रात के समय जब सबके एसी एक साथ ऑन हो जाते हैं तो उस समय वोल्टेज काफ़ी डाउन हो जाती है, और सुबह जब काफ़ी घरों के एसी बंद हो जाते हैं तो उस समय वोल्टेज हाई हो जाती है। ऐसी दोनों ही कंडीशन में आपका जो एसी है वो हाई एम्पियर लेने लग जाता है, जिससे वह ज़्यादा बिजली खपत करता है। इसलिए आप जब भी एसी लें तो उसके साथ में स्टेबलाइज़र जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का लें। बाजार में मिलने वाले मैक्सिमम जो सुंदर दिखने वाले स्टेबलाइजर्स होते हैं वो सिर्फ वोल्टेज का इनपुट आउटपुट दिखाते हैं। ऐसे स्टेबलाइजर को लगाना या ना लगाना लगभग बराबर है। आपको वो स्टेबलाइजर लेना चाहिए जो कम वोल्टेज को बढ़ाकर और हाई वोल्टेज को घटाकर 220 वोल्ट का एक फिक्स आउटपुट दे पाए। आप जब कभी भी नया एसी इंस्टॉल करें तो उसको ऐसी जगह पर लगवाएं कि वह आपके बेड पर सीधी हवा ना फेंके। और अगर आपके यहाँ पर पहले से एसी कोई लगा हुआ है और उसकी हवा सीधा आपके बिस्तर पर आती है तो उसके ब्लेड्स को इस तरह से मोड़ें कि हवा जो है छत पर या फिर साइड वाली वॉल पर जाए। इसके पीछे क्या लॉजिक है वह मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल होता क्या है कि जब एसी आपको सीधी ठंडी हवा देता है जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है बल्कि आर्टिफिशियल हवा होती है, क्योंकि बाहर हद से ज़्यादा गर्मी है और ये बहुत ही जल्दी आपकी बॉडी को इतना ठंडक दे देता है कि उसके बाद जब एसी का कंप्रेसर कट करता है तो आपको बहुत ही जल्द बहुत ज़्यादा गर्मी फील होने लग जाती है, जिसकी वजह से आप एसी को और ज़्यादा डाउन करके लो टेम्परेचर पर चलाते हैं ताकि आपको गर्मी फील ना हो। इसलिए अगर एसी की हवा सीधे ना आकर पंखे से सर्कुलेट होकर आएगी तो उस हवा से ना तो आपको जल्दी से गर्मी महसूस होगी और आपको एक नॉर्मल सा टेम्परेचर ज़्यादा समय तक फील होता रहेगा। आप अपने एसी के जो फिल्टर्स हैं उन्हें हर 10-12 दिन बाद रेगुलर निकाल कर क्लीन कर लीजिए, क्योंकि इनके ऊपर जब डस्ट जम जाती है तो वो हवा को बाहर आने से रोकती है, जिसकी वजह से एसी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंज्यूम करता है। आप इस तरह के स्मार्ट डिवाइस को भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में दिखाई थी। इन डिवाइसेस का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आप अपने एसी को पूरी तरह से मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे कि सुबह का मौसम थोड़ा सा ठीक हो तो आपका एसी बंद हो जाए, या फिर आपका एसी 1 घंटा चले 1 घंटा बंद हो, या फिर जब भी ऑन हो आधे घंटे बाद अपने आप बंद हो जाए। इस तरह के काफ़ी सारे पावर सेविंग प्रोग्राम्स आप इस डिवाइस के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप नया एसी लेने जा रहे हैं तो एनर्जी सेविंग्स के स्टार्स तो आप देखते ही हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़े पैसे एक्स्ट्रा खर्च करके इन्वर्टर एसी लीजिए। इन्वर्टर एसी का मतलब यह नहीं होता कि वह इन्वर्टर पर चलेगा, बल्कि ये होता है कि इन्वर्टर एसी में ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल को बहुत ही कम कर देती है। इन्वर्टर एसी में दरअसल इतने सारे फीचर्स होते हैं कि उसके लिए मुझे एक पूरी अलग वीडियो बनानी पड़ जाएगी। अगर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें इन्वर्टर वर्सेस नॉर्मल एसी के बारे में आपको बताऊंगा। एसी के रिमोट में दिए हुए एनर्जी सेविंग मोड्स को हमेशा इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कंपनी ने अपने एसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनर्जी सेविंग्स मोड को डिफ़ॉल्ट सेट किया होता है। उसमें ऐसे फीचर्स होते हैं जो डेफिनेटली आपके एनर्जी को सेव करते हैं। अगर आपका मकान टॉप फ्लोर पर है, आपके मकान के दाएं बाएं कोई और मकान नहीं है, या आपके मकान की दीवारें काफ़ी पतली हैं, तो आपके यहाँ पर कूलिंग लॉस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसी कंडीशन में आपका एसी भले ही कितना भी कूल कर ले, लेकिन टेम्परेचर बहुत जल्दी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का अगर आप परमानेंट सोल्यूशन कर लें तो बेहतर होगा, क्योंकि सर्दी और गर्मी लगातार बढ़ रही है। तो ये सोल्यूशन सर्दियों में आपकी हीट को बनाकर रखेगा और गर्मियों में आपके एसी की ठंडक को बरकरार रखेगा। तो इसके लिए आप थर्माकोल के शीट से दीवारों को इंसुलेट कर सकते हैं। ये आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, इसका लाइफ टाइम रिटर्न आपको मिलता रहता है। और आजकल तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो गई है। आप नीचे थर्माकोल की शीट लगाकर ऊपर वुडन वर्क करवा सकते हैं। ये बनी बनाई शीट्स भी आती हैं, आप किसी की हेल्प से या फिर आप खुद भी इनको लगा सकते हैं। मान लीजिए एक 10 बाय 12 कमरे में एसी लगा हुआ है और उस कमरे में कोई दरवाज़ा या विंडो खुली हुई है। उसके बाद आप चाहे एसी को 27 डिग्री पर चलाइए, उसका कंप्रेसर तब तक कट नहीं करेगा जब तक पूरे घर का टेम्परेचर जहां तक कूलिंग जा रही है 27 डिग्री पर नहीं आ जाता है।
इसलिए जब भी एसी चलाएं आपको देखना है कि आपका कोई दरवाज़ा, कोई खिड़कियां, कोई ऐसा होल ना हो जहां से कूलिंग बाहर जा रही हो। अगर ऐसा है तो आप उसे तुरंत बंद कर दीजिए। अगर कमरे में कोई इस तरह के शीशे वगैरह लगे हुए हैं या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ से धूप आ सकती है या फिर गर्म हवा आ रही है, तो ऐसी जगह पर आप कर्टेन्स यूज़ कीजिए। बाकी अगर आपके कमरे के दरवाजे को बार बार खोलना और बंद करना पड़ रहा है तो वहाँ पर भी पर्दे लगा दीजिए, ताकि दरवाजे भले ही खोलना बंद करना पड़ जाए लेकिन पर्दा ना हटे, तो आपकी कूलिंग फिर भी काफ़ी हद तक अंदर बनी रहेगी। एक पॉइंट जो सीधे तौर पर तो इफेक्ट नहीं करेगा लेकिन इनडायरेक्टली बहुत इफेक्ट करता है, वो ये कि जब आप एसी को ज़्यादा तेज चलाते हैं और घर का कोई सदस्य बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी में से घर के अंदर सीधा बहुत ज़्यादा ठंडे कमरे में आता है, तो उनको गर्म सर्द हो जाता है, जिससे वो बीमार हो जाते हैं और आपको डॉक्टर्स को मोटा पैसा देना पड़ता है। इससे बेहतर है कि एसी को एक सामान्य तापमान पर चलाएं, ताकि आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा ना आए और आपको डॉक्टर्स के पास भी पैसा खर्च ना करना पड़े। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप बहुत जल्दी उठने की आदत डाल लेते हैं तो इससे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आप स्वस्थ रहेंगे और मेडिकल एक्सपेंसेस अपने आप कम हो जाएंगे, और दूसरा आपका एसी पहले के मुकाबले लगभग 2 से 3 घंटे कम चलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो और इसके बाद आने वाली अगली वीडियो जो कि एयर कंडीशन के ऊपर ही होगी, इन वीडियोस को बनाने के पीछे मेरा मकसद यह है कि देश को साल दर साल बढ़ती हुई गर्मी और बिजली संकट से बचाया जा सके, श्रीलंका जैसी परिस्थितियां भारत में पैदा ना हो और हम अपनी प्रकृति को बचा पाएँ। इसलिए आपसे अपील करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वह भी प्रकृति को बचाने की इस मुहिम में अपना योगदान दे पाएँ। अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर।